100% चैनल गवर्नमेंट की खबर ही चलाता है। ये मोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे की वजह है क्या वजह? रेवेन्यू। कौन सी पार्टी है गुंडागर्दी में जिसने सबसे ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा दिया? भाई कांग्रेस के दौर में तंदूर कांड हुआ, कांग्रेस का ही नेता तो था, अपनी बीवी को तंदूर में मिला के मार डाला। मुलायम सिंह के समय में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग पनपे। ब्रिजेश सिंह नहीं होते तो मुख्तार अंसारी नहीं होते। दो अलग माफिया है पूर्वांचल के। आपने कब फील ऐसा करा है न्यूज की दुनिया में कि रिपोर्टिंग से ज्यादा परसेप्शन बेचना शुरू कर दिया है? वीआईपी क्लाइंट क्या होता है मतलब इसमें? कि मान लीजिए एक मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर के विभाग में एक घोटाला हो गया, उसको रगड़ के दिखाते हैं, तो आपसे डील करता है, और डील करता है तो जो पैसा आता है वो रेवेन्यू में आता है। इसको कहा जा सकता है तमंचा लगा के रेवेन्यू वसूलना, कट्टे के दम। पार्टिकुलर चैनल्स पे पार्टिकुलर जो पार्टीज है, ये जो अपना नैरेटिव चलवाती है, इसकी सच्चाई क्या है? योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, गोरखपुर में 60-64 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। खबर दिखाई, तुरंत प्रेशर, रोक दीजिए, हटा दीजिए। कभी कोई सीरियस थ्रेट मिला आपको? आईएसआई के एजेंट को सुपारी दी गई थी मुझे मारने के लिए। तो ये यूपी में अभी भी गैंग्स जो काम करती हैं, कैसे करती हैं? अगर पूरी नॉर्थ बेल्ट को देखा जाए तो आप किसे मानते हैं सबसे बड़ा गैंगस्टर जो अभी तक है? जिसने बड़े बड़े बाबा सिद्दीकी को भी मरवा दिया और सलमान खान को भी धमकी दे लगी, लॉरेंस बिश्नोई है। हमारे यूपी देखेंगे तो अतीक था, मुख्तार था, फूलन देवी थी, एक लड़की थी फैजाबाद में, उसकी हत्या हो गई, लाश गायब हो गई। उसकी डायरी में उसके अपना फोटो था और अरुण सेन का फोटो, यानी शी वाज इन लव विद हिम। उस प्यार में वो गर्भवती हुई। उसकी डीएनए रिपोर्ट में अमरमणि फंस गए। उस कैबिनेट मंत्री को उम्र कैद की सजा हुई। मेरे ताऊजी को 4 गोली मार के वहीं नगर निगम में मार दिया गया। वहाँ उसने एक आदमी ने मुझे हाथ दिखाया, तो उसने कहा भैया 500 रुपए में आपका काम कर देंगे। क्या काम कर दोगे? बोले जिसने मारा हम उसको मार देंगे 500 रुपए। अतीक चांद बाबा सबसे बड़े रंगबाज थे, उनका ड्राइवर था, और चांद बाबा को मार के डॉन हो गया। और अतीक को किसने मारा? वो बुंदेलखंड के लड़के ने मारा। क्यों मारा? पॉलिटिकली रीजन की वजह से ये गैंग्स, ये गुंडे लोग बनते हैं। धमकियां जाती हैं, वोट नहीं दोगे तो ठोक दे। सरकारें आने और जाने पर माफियाओं के भी आने और जाने का काम होता है। सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए एक ऐसे जर्नलिस्ट को लेकर आया हूं जिनका नाम सुनकर यूपी बिहार की असली कहानियां, माफिया कल्चर की धड़कन और सिस्टम की सच्चाई एकदम सामने आ जाती है। जिनको 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव है इन मीडिया, जिनकी रिपोर्टिंग जमीन से जुड़ी हुई है, जिन्होंने गली के गुंडों से लेकर महलों के बाहुबलियों तक सबका सिस्टम देखा है, सिस्टम को अंदर से जाना है और जनता के सामने रखा है। तो आज मेरे साथ हैं मनोज राजन त्रिपाठी जी, जिनके साथ आज के इस पॉडकास्ट में हम काफी मुद्दों पे डिबेट करेंगे। और आई थिंक आपको बहुत मजा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि हम ऐसी ही चीजों पे बात करेंगे जो न्यूज रूम पे नहीं होती, आज इस पॉडकास्ट में होगी। तो बिना किसी देरी के मैं मिलता हूं सीधा आपको पॉडकास्ट में। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी राइट नाउ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है, बट आपके इस 1 सेकंड के एफर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है अगले गेस्ट तक पहुंचने में और आपके लिए बढ़िया कहानी लेके आने में अपने पॉडकास्ट पर। तो मैं मिलता हूं सीधा आपको पॉडकास्ट में। टिल द टाइम यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो, यू आर वॉचिंग मनोज राजन त्रिपाठी। जो न्यूज रूम होता है उसमें जो खबर बनती है उसकी प्राइसिंग होती है, राइट? कुछ खबरें सस्ते में बिकती हैं और कुछ खबर महंगे में बिकती हैं, राइट? अच्छा, आपने अपनी लाइफ में कैसे इसको डिफाइन करा है, कैसे इसको अनुभव करा है, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके? मुझे पहली बात तो सस्ते और महंगे का परिभाषा बताइए, क्या है? सस्ते और महंगे का मतलब किसी खबर के लिए आपको पैसे मिलते हैं कि आपको ये हेडलाइन बन के दिखानी है, यही चलेगा प्रोपेगेंडा, इसी परसेप्शन पे हमें बेचनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। देखिए, खबर चलाने पर पैसा मिलता है और खबर रोकने पर पैसा मिलता है, ये इंडिविजुअल हो सकता है। अच्छा। किसी संस्थान का एजेंडा ये नहीं होता है। कोई इंडिविजुअल होगा, जैसे मान लीजिए कि जी न्यूज में जिंदल के साथ एक डील हो रही थी, सुधीर चौधरी उसमें थे। उनका एक स्टिंग ऑपरेशन, रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन हो गया। 100 करोड़ की डील पे बात हो रही थी, उसमें सुधीर चौधरी जी को जेल भी जाना पड़ा। तो सुधीर चौधरी अपने लिए तो 100 करोड़ नहीं मांग रहे होंगे, ऑफ कोर्स, सही बात है। वो मांग रहे थे रेवेन्यू थ्रू एड एंड ऑल।
लेकिन पैसा किसको जाना था? जी को। जी। तो इंडिविजुअल केस है। कोई रिपोर्टर या ग्रॉस रूट लेवल पे किसी गांव का स्ट्रिंगर या किसी छोटे शहर का टाउन एरिया का स्ट्रिंगर किसी से 200 रुपए 200 1000 रुपए ले लेता हो, 2000 रुपए ले लेता हो, ये इंडिविजुअल मैटर है, ये पैटर्न नहीं है, ये प्रथा नहीं है जिसको बोलते हैं। अब रही बात खबर बिकने और रुकने की, मुझे लगता है कि 2012 के आसपास से मीडिया को पैसा मिलना शुरू हुआ। अब आप सोच रहे हैं अभी मैं कुछ और बात कर रहा था, अब मैं कुछ और बात कर, अब ये बात दूसरी है। आपने कहा खबर जो है चलती है तो पैसा मिलता है, रुकती है तो पैसा मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब फालतू की फेक चीज है। अच्छा। एक परसेप्शन है मीडिया के लिए जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब इसको ये होता कैसे है ये आपको बताता हूं। तो गवर्नमेंट जो है उसका एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, सूचना विभाग जिसको बोलते हैं। वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको ऐड देता है। कैसा ऐड देता है? मोदी है तो मुमकिन है, ऐड आना शुरू होता है ना। गवर्नमेंट का ऐड आता है कि बच्चों के लिए ये योजना है, गरीबों के भोजन के लिए ये योजना है। या हमारे उत्तर प्रदेश में आता है कि योगी आदित्यनाथ के रहते किसानों का कर्ज माफ किया गया। ये इस तरीके के ऐड आते हैं। राइट। इस ऐड का एक पैसा होता है। वो पैसा किसके पास आता है? कंपनी के पास, कंपनी के पास आता है। अब जब रेवेन्यू एक लॉन्ग टाइम में मीडिया का खत्म होना शुरू हुआ, आप कह सकते हैं कि नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, वो जो खत्म हुआ उसने चैनल्स को गवर्नमेंट रेवेन्यू के अधीन कर दिया। बिना उस रेवेन्यू के काम नहीं चल रहा है चैनल का। तो वो जो पैसा आता है थ्रू प्रॉपर चैनल, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आता है, हाँ वो चैनल वो लेते हैं। अब उसका क्या होता है? अब उसका ये होता है कि अगर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो किसानों का बिल लाते हैं और किसान धरने पर बैठ जाते हैं, साल 1.5 साल तक बैठे रहते हैं, तो खबर जो चलती है वो चलती है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। किसानों के दबाव में साल भर बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद वो बिल वापस हो जाता है, क्योंकि किसानों का प्रेशर बहुत है। तो किसान मान जाते हैं। तो क्या होता है? मोदी का मास्टर स्ट्रोक। यानी मास्टर स्ट्रोक तब भी था, मास्टर स्ट्रोक अब भी है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। ऐसे यूपी में भी बहुत ऐड आता है। मैं यूपी एडिटर रहा हूं, जी में रहा हूं, न्यूज़ 18 में रहा हूं। तो गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू आने लगा कि स्क्रीन पर खबर चलाने के स्लॉट्स कम थे, ऐड चलाने के स्लॉट्स ज्यादा थे। अच्छा। तो एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने हम कुछ एडिटर्स को डिनर पे बुलाया। मेरे ख्याल से मकर संक्रांति खिचड़ी भोज था, उन्हें कुछ डिनर पे बुलाया, हम लोग उनके संग बैठे। तो वहाँ एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे शिशिर सिंह, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उन्हीं के थ्रू चैनल्स को पैसा ऐसा जाता, पैसा मतलब रेवेन्यू जाता था। और ये गिव एंड टेक वाली बात है, आप मुझे पैसा देंगे, मैं आपको विज्ञापन दूंगा, टीवी स्क्रीन का स्पेस दूंगा, टाइम दूंगा। तो उन्होंने योगी जी से कहना शुरू किया कि आए थे साहब, हम लोग करियर शुरू किए थे, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी दहाड़ते थे भाई, और क्या बोलते थे, क्या चलता था, सब कुछ उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैंने कहा कि लेकिन महाराज अब समय बदल गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा कैसे? मैंने कहा जब मैं अपने न्यूज़ रूम में घुसता हूं तो बहुत सारे टीवी लगे होते हैं न्यूज़ रूम में। तो जब मैं देखता हूं कि आपका विजुअल चल रहा है उसमें, तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये खबर का विजुअल चल रहा है कि ऐड का विजुअल चल रहा है, क्योंकि अब समझ में नहीं आता है कि कितना ऐड है और कितनी न्यूज़ है। हाँ, 100% चैनल गवर्नमेंट की खबर ही चलाते हैं, पक्की बात हो गई है। ये गोदी मीडिया, ये मोदी मीडिया, ये जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे की वजह है
क्या वजह है? रेवेन्यू, रेवेन्यू। रेवेन्यू, पैसा आ रहा है। चैनल एक चीज नहीं समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी यूपी के चैनल को साल का 20 करोड़ मिला, साल का। इस चैनल को अपने आप को कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाने के लिए या तो केबल टीवी पे जाएगा, किसी टाटा स्काई पे आएगा, किसी एयरटेल पे आएगा। एक होती है फ्री डिश। हाँ, फ्री डिश। फ्री डिश किसकी है? दूरदर्शन प्रसार भारती की है। वो इसकी बोली लगाता है। अच्छा। और ये 17 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ तक जाती है। पता लगा उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट से कमाया रेवेन्यू के नाम पर 20 करोड़ और फ्री डिश के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया? 20 करोड़। तो वो नील बटे सन्नाटा हो जाता है। तो पैसा इस तरीके से आता है। दूसरा तरीका, अब आप देखेंगे चैनल आपको इवेंट्स में दिखाई देंगे। राइजिंग यूपी, राइजिंग इंडिया, कॉन्क्लेव्स। ये नोटबंदी और जीएसटी के बाद एक नया तरीका आया। इसमें क्या होता है, राइजिंग यूपी एक शो हो सकता है, लेकिन राइजिंग खुखुंदू थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है ना? राइजिंग नोएडा हो सकता है क्योंकि नोएडा एक शोकेस है उत्तर प्रदेश का, लेकिन राइजिंग निठारी नहीं होगा ना। बिल्कुल। गेटिंग माई पॉइंट? वो करने लगे। होता क्या है, एक बार हम लोग जी में था मैं, तो सीतापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, सीतापुर में भी राइजिंग सीतापुर चल रहा था इस टाइप का, है ना? उत्तर प्रदेश की बात सीतापुर से। अब सीतापुर में वहां का एक छोटा बिल्डर भी बैठा होगा, वहां का एक डॉक्टर भी बैठा होगा, और ये सब 50,000 25,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देके बैठे होते हैं। इनका शो होता है बाकायदा, एक एंकर सवाल पूछता रहता है और वो बताते रहते हैं। तो वहां के एक विधायक थे, तो एंकर ने उससे पूछा कि सीतापुर में ऐसा क्या हो गया है कि अब आदमी बीमार पड़े तो लखनऊ ना जाए, आदमी को कोई बड़ी खरीदारी करनी पड़े तो उसको लखनऊ ना जाना पड़े। उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि सीतापुर ने अगर इस मामले में तरक्की न की होती तो रेवेन्यू तलाशते हुए आप सीतापुर कैसे आते? आप समझ रहे मेरी बात? इसको कहते हैं काटो तो खून न मांगे आदमी। मुझे लगा ये हालत हो गई है मीडिया की। मैं आपको सच बताऊं, आप दिल्ली बैठते हो, राइट, जी का जो भी मैनेजमेंट है, सीतापुर के उस कॉन्क्लेव से लौटते हुए ही मैंने इस्तीफा दिया था। क्यों? बात किसी कॉन्क्लेव कोई गलत काम नहीं कर रहा है, पैसा कमाने का एक तरीका ही है। उन्होंने तो अलग अलग ब्रांचेस पैदा कर दिए पैसा कमाने की, लेकिन उसके बदले में खो क्या रहा है? परसेप्शन खो रहा है आपका, रिलायबिलिटी खो रही है आपकी, क्रेडिबिलिटी खो रही है आपकी। आप छोटे छोटे, कानपुर में एक शो चल रहा था, उस कानपुर में जिस हाउसिंग टाउनशिप के मालिक को बैठाला गया था, वो हाउसिंग टाउनशिप का मालिक ही अवैध था, वो टाउनशिप ही अवैध थी, लेकिन बैठा था। क्यों? सेल्स की टीम पे दबाव था, लोकल रिपोर्टर पर दबाव होता है, रेवेन्यू लाना है। डेली 3 मीटिंग्स होती हैं फोन पर। इस बार का कॉन्क्लेव कहां होगा? छोटे छोटे स्ट्रिंगर्स काम करते हैं वहां पे। अरे आप किसको देखते हैं? आप अर्नब गोस्वामी को देखते हैं, राजदीप सरदेसाई को देखते हैं, अंजना ओम कश्यप को देखते हैं, किसी मनोज राजन त्रिपाठी को देखते हैं, इन्हीं सबको देखते हैं ना। उसको कौन देखता है? वो नीचे। उसके पास जिम्मेदारी होती है कि इस बार झकरकटी में तुम्हारा कॉन्क्लेव होगा, राइजिंग झकरकटी। ठीक है? और उस झकरकटी का जो रिपोर्टर स्ट्रिंगर होता है, वो वहाँ के 4 लालाओं से, लोगों से, सुनार की दुकान से, बिस्कुट की दुकान से पकड़ के लाता है लोगों को, उनको बैठालता है कि साहब आपका शो होगा। एक वहाँ मंत्री विधायक कोई मौजूद होगा जो उनको शील्ड देता है, वो मंत्री के साथ फोटो अपने ऑफिस में लगाता है। उसकी कमाई इतनी कि मैं 50,000 रुपये 25,000 रुपये दे के अपनी फोटो चिपका लूंगा और टीवी पे थोड़ी देर के लिए दिखाई दूंगा। ये तरीका आ गया है रेवेन्यू कमाने का। तो गवर्नमेंट देती है, एक कॉन्क्लेव्स होते हैं। हाँ, कॉन्क्लेव, एक कॉन्क्लेव दूसरा होता है। कैसे? जैसे HT कॉन्क्लेव, ठीक है, जैसे इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव है,
ये जो बड़े कॉन्क्लेव होते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूज 18 का नहीं होता है। ये जो बड़े कॉन्क्लेव्स होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉन्क्लेव होता है, दैनिक जागरण का कॉन्क्लेव होता है, और टाइम्स के कॉन्क्लेव होते हैं। ये जो कॉन्क्लेव होते हैं जिसमें पीएम भी आता है, मिनिस्टर्स भी आते हैं, बड़े बड़े लिटरेरी लोग आते हैं, सलमान रुश्दी भी चले आ रहे हैं, शाहरुख खान भी बैठे हुए हैं, आमिर खान भी आए हुए हैं, गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली। तेंदुलकर भी वहां आए हुए हैं, सारा चीज कवर किया हुआ है। आनंद महिंद्रा भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। वो कॉन्क्लेव, उस कॉन्क्लेव को कैसे बेचा जाता है? उस कॉन्क्लेव के स्पॉन्सर आते हैं, वहां स्पॉन्सर दौड़ के आता है, जो बड़े इवेंट कि बड़े, ये जो प्रेस्टिजियस है, जिसमें सितारे आएंगे, जिसको लोग देखेंगे, जिसके लोग टिकट लेना चाहते हैं, राइट, जिसमें लोग पास लेना चाहते हैं, उसके पास रेवेन्यू देने वाला कॉर्पोरेट दौड़ के आता है। रचा वो भी वैसे ही जाता है, लेकिन उसकी एक गरिमा होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप टीवी देखिए, खबरें देख के आप बोर हो चुके हैं, लेकिन जैसे आज तक ने निकाला, गुड न्यूज करके निकाला, जीएनटी, गुड न्यूज बताने लगे वो, ठीक है? वो गुड न्यूज का समय आ गया है। वो कॉन्क्लेव उस तरीके का कॉन्क्लेव है। वो गुड न्यूज क्यों दिखाने लगे? कुछ काम होते हैं खबर दिखाने के, कुछ काम होते हैं परसेप्शन दिखाने के। परसेप्शन। जैसे एनडीटीवी, एक जमाने में जब आप एनडीटीवी को देखते थे, आपको लगता था कोई प्रोफेसर बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप? आज तक को आप देखते थे या आज भी देखते हैं, तो अगर चुनाव चल रहा है, पॉलिटिकल गतिविधियां चल रही हैं, कहीं बिहार में चुनाव है, कहीं बंगाल में है, कहीं उत्तर प्रदेश में, जिस दिन उसकी काउंटिंग चल रही होगी, जिस दिन आपको वोटिंग लगे, उसको आपको लगता है आज तक लगा लो यार, सब कुछ दिखा रहा होगा, ठीक है ना? एबीपी आप देखिए, एबीपी में आपको दिखाई देगा कि ये वाला स्लॉट जो है, ये तो यार बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पे चल रहा है, जैसे सारे चैनल चल रहे हैं। लेकिन एक दो स्लॉट ऐसे भी हैं जहां वो गवर्नमेंट की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं, है ना? इस तरीके से ये चीज चलती है। पैसा आता है, इस तरीके से आता है, कॉन्क्लेव से आता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू से आता है, ये पैसा लाया जाता है। हां, कल तक एडिटोरियल का सेल से कोई लेना देना नहीं था, आज पूरा, लेकिन 24 कैरेट 100% एडिटोरियल का मतलब रेवेन्यू लाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो फेस है, उनका जो कलम वाला आदमी, एडिटोरियल का आदमी है, उसकी क्षेत्र में चलती है। सेल्स तो सीधे दुकानदार है, लेकिन उसके पास रिपोर्टर होने की, उसके पास एडिटर होने की दम भी है, तो उसके चेहरे पे पैसा आता है। भर्तियां होती हैं एडिटर्स की, कितने पैसे लाओगे? मेरे जैसे लोग, बड़े चैनल का नाम नहीं लूंगा, जब हायरिंग हो रही होती ना, तो कहते हैं खबरें तो आप ले ही आएंगे, खबरें आपसे कहां जाएंगी, रेवेन्यू कितना आएगा ये बताइए। तो ये फर्क आने लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉन्क्लेव बिके हुए हैं ना। फिल्म फेयर एक अवार्ड है, होता है, आईफा एक अवार्ड है, होता है, उसके स्पॉन्सर्स आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही मीडिया कॉन्क्लेव्स भी होते हैं, लेकिन वो मीडिया कॉन्क्लेव परसेप्शन वाले हैं, लोग उनको खरीदने जा रहे हैं, वो फर्क है। वो बड़े कॉन्क्लेव, उनके पास पैसा दौड़ के जाता है, और उन कॉन्क्लेव्स का परसेप्शन है, उनकी एक गरिमा है, उनका एक ग्रेविटास है, उनका एक लेवल है, उनमें एक वजन है। ये जो टीवी करने लगा है ना, छोटे छोटे जो स्ट्रिंगर बेस पे पैसा आता है, ये छोटापन, अपना परसेप्शन गिरा रहे हैं, ये प्रॉब्लम। आपने कब देखा कि आपने कब फील ऐसा करा न्यूज़ की दुनिया में कि रिपोर्टिंग से ज़्यादा परसेप्शन बेचना शुरू कर दिया है? कब आपने ये फील करा? परसेप्शन बेचना शुरू कर दिया। मैंने जब न्यूज़ 18 ज्वाइन किया, न्यूज़ 18 यूपी ज्वाइन किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ, मैं नेशनल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल में ऐसा नहीं महसूस हुआ था। वहाँ पे गवर्नमेंट मैनेज करनी पड़ती थी, कि आज गवर्नमेंट नाराज़ हो गई तो पता लगा सारे केबल वालों से कह दिया गया कि न्यूज़ 18 कोई नहीं दिखाएगा, तो ब्लैकआउट हो गया चैनल। तो गवर्नमेंट लेवल पे बात करनी पड़ती थी आके कि अरे ठीक है, उनको देखते हैं, ये कर, दबदबे वाली बात। न्यूज़ 18 जब यूपी आया
तो उसका जो मॉडल था वो रेवेन्यू लाने वाला मॉडल था। अच्छा। ठीक है। और वो रेवेन्यू लाने का जो मॉडल था, एक जगदीश कातिल जी हैं, नाम ही कातिल है। ठीक है, जगदीश कातिल जी हैं, वो उस समय उसके सुप्रीम होते थे। अच्छा। उन्होंने रेवेन्यू मॉडल पैदा किया। ठीक है। उन्होंने तय किया कि मैं इतना पैसा चैनल के जरिए रेवेन्यू में दूंगा। उसमें एक हिस्सा था रेवेन्यू और एक हिस्सा कहलाता था वीआईपी क्लाइंट। वीआईपी क्लाइंट? वीआईपी क्लाइंट क्या होता है मतलब इसमें? हाँ, यही तो बात है। वीआईपी क्लाइंट ये होता है कि मान लीजिए एक मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर के विभाग में एक घोटाला हो गया, उसको रगड़ के दिखा देंगे। एक मिनट। ऐसे ही कोई डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी कर दी जाएगी, खबरें निकाल देन वो आपसे डील करता है। वो आपसे डील करता है और डील करता है तो जो पैसा आता है वो रेवेन्यू में जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट वाला जो रेवेन्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो पूरी लेन जानती है, पूरी ऊपर से नीचे तक जानते हैं। ये वीआईपी क्लाइंट, इसको कहा जा सकता है तमंचा लगा के रेवेन्यू वसूलना, कट्टे के दम पे। क्योंकि हमारा कट्टा तो टीवी की स्क्रीन है ना, उसके दम पे पैसा कमाया जाता है। हाँ, एक बात आपको बहुत बहुत अच्छी बताऊं कि जगदीश कातिल हटे। जगदीश कातिल के बाद न्यूज़ 18 के हेड हुए, मतलब पूरे हेड हुए पूरे ग्रुप के, राहुल जोशी। उन्होंने साफ तौर पर अपनी तरफ से प्लस मेरे कहने पे भी उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा ये वीआईपी क्लाइंट नहीं चलेगा। देखिए, मैं अभी मेरे पास 5-6 साल की नौकरी है, मैं 60 का होकर रिटायर होऊंगा ना, तो अभी 54 साल का हूं तो 6 साल नौकरी कर सकता हूं। तो कोई ये ना कहे कि आज मैं रिटायर होके ये बातें कर रहा हूं। मेरे पास अभी भी ऑफर्स हैं, मैं नहीं जा रहा हूं, एक अलग बात है। तो मैं कोई बोलूंगा कोई चीज तो इस बात से नहीं बोलूंगा यार कल को नौकरी लगती होगी, लोग बोलेंगे यार मीडिया के खिलाफ। नहीं करनी नौकरी, मैंने छोड़ा है उसको, मुझे करनी ही नहीं है नौकरी। तो राहुल जोशी ने वो रेवेन्यू, वो जो वीआईपी क्लाइंट था, बंद किया। ये तारीफ की बात है। ठीक है। लेकिन हां, एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए हम ब्यूरोक्रेट से, मुख्यमंत्री से या लोगों से मिलते थे। लोगों से मतलब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट जहां से रेवेन्यू आ सकता है, हम मिलते थे। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मिलता था। मैंने आज तक किसी दिन नहीं कहा कि हमें ये रेवेन्यू चाहिए, इस चीज के 1 करोड़ का ये है, ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं, आपके लिए ये प्रोग्राम बना देते हैं, ये 7 करोड़ का है, तो वो भी कहते हैं बनाओ। उनका भी सिस्टम है, वरना सूचना विभाग होगा क्यों। उसमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से हो गई कि मुझे केवल चाय पीनी पड़ती थी, सेल्स की टीम पीछे रहती थी। तो मैंने चाय पी ली, मेरी फेस वैल्यू पे जब मैं चाय पी के गया तो सेल्स वाली टीम आई, उसने उस ब्यूरोक्रेट को या उस मंत्री को या बताया कि सब ऐसा ऐसा है, हम ये एक इवेंट करने जा रहे हैं, या हम आपके लिए ये एक प्रोग्राम लाए कि सरकार आपके द्वार। एक मान लीजिए सरकार आपके द्वार इस तरीके से होगा कि मेरा रिपोर्टर आपके फला एक गांव में खड़ा होगा और आपसे पूछेगा कि आपकी क्या समस्या है या क्या उपलब्धियां हैं सरकार की, बताइए। तो सरकार के लिए फिल्म बनाता था। वो फिल्म का मतलब न्यूज बनाता था। वो न्यूज एडिटोरियली नहीं होती थी, एडवर्टोरियली होती थी। एडवर्टोरियल। और देखिए, किसी अभी कुछ दिन बाद आपको भी बहुत सारे रेवेन्यू की जरूरत होगी, क्योंकि पैसा तो अभी जेब से ही जा रहा होगा। ठीक है ना। जिस दिन आपको यह लगा कि आप बिक गए, सारा खेल वहां खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर बिके हुए आदमी की अगर मोहर लग गई तो ना फिर प्रतीक चलेंगे और ना फिर मनोज राजन त्रिपाठी चलेंगे। वो तो परसेप्शन वैसी बन गई। परसेप्शन आप कैसा बनाते हैं, बात इस बात की है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। उसका जो टीआरपी का, अब टोटल टीवी है, पूरा एक टीवी है
जिसमें स्पोर्ट्स भी है, फिल्म भी है, म्यूजिक भी है, डिस्कवरीज भी है, साइंस भी है और न्यूज भी है। तो न्यूज मान लीजिए 12-14% देखते थे, तो 12-14% न्यूज का स्पेस था, वो घट चुका है, लोगों ने देखना बंद कर दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेन रीजन जो आपने बताया वो यही है ना कि अब लोगों को भरोसा इस चीज का होता जा रहा है धीरे धीरे कि बिके हुए हैं। अरे साहब, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कराची कब्जा कर लिया था। मुनीर जो इस समय सबसे ताकतवर इंसान हो गया है वहां का, हिरासत में ले लिए थे हम। मतलब 10-15 मिनट बाद हम पाकिस्तान हमारा होने जा रहा था, अगर चैनलों ने चाहा होता तो। क्या वहां सुधर गए? उस पर भी नहीं सुधरे ना। कहां आते हैं, किस जगह आते हैं? एवरग्रीन सुपरस्टार धर्मेंद्र को मार देते हैं। धर्मेंद्र हर चैनल पे मर गए, श्रद्धांजलि आने लगी लोगों की। और कितना मतलब कितनी खराब बात है, कितनी खराब रिपोर्ट। अरे कि खराब की बात तो है ही नहीं। बड़े बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनको ट्वीट भी कर दिया श्रद्धांजलि। हाँ, सबने ही कर दिया, सबने श्रद्धांजलि कर दी। क्यों? जानते हो क्यों? आपकी बात पर भरोसा है उनको। आप समझ नहीं रहे हो कि आप रोज एक बार भरोसा खो रहे हो। राइट। वो भरोसा खो दिया उन्होंने। अब आपको लगा कि चलो यार ऑपरेशन सिंदूर में गड़बड़ करके, अरे ऑपरेशन सिंदूर, आप वॉर में थे पाकिस्तान के साथ, वहां पे इतना लापरवाह तरीका। देश का इतना बड़ा स्टार, उनकी तबीयत खराब होगी, वो वेंटिलेटर पे होंगे। वेंटिलेटर का क्या मतलब हो गया? मतलब वेंटिलेटर पे गया तो आदमी मर गया। अरे ना जाने कितने जिंदा लौटा है। एक मिनट, मुझे लेट मी कंप्लीट। वहां भी नहीं रुके। जब दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट होता है, तब एनडीटीवी नहीं, बम बनाने की तरीका बता दिया, कैसे बम बनाते हैं लोग। उस पर फिर इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक सॉफ्ट नोटिस देना पड़ा चैनल्स को। अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद एनडीटीवी था या कोई था, जो भी था, बताना पड़ा कि अरे आप बम बनाने की विधा कैसे बता सकते हैं यार। वो भी एक नेशनल न्यूज़। तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, फिर धर्मेंद्र, फिर बम बनाना खत्म हो गया? नहीं, आगे फिर कुछ होगा। मैं आपको सच बताऊं बात, ये जो अखबार था ना, इसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था यार। टीवी नाम की एक ऐसी चीज आ गई है जो हमको एक दिन पहले खबर बताई दे रही है। बिल्कुल। और हम तो छप के अगले दिन आते हैं। उसके सामने चैलेंज हो गया। ये चैलेंज खत्म कैसे हुआ? टीवी ने खुद खत्म कर दिया। दे स्टार्टेड फ्रॉम न्यूज, फिर उसके बाद भूत, चुड़ैल, नाग, नागिन, जादू, इस पर आ गए। टीआरपी की दौड़, किसकी ज्यादा आती, किसके पास ज्यादा भूत है, किसके पास कितनी चुड़ैलें ज्यादा, डायन है ना। ज्योतिष का सुबह सुबह चलता था। ओहो, ज्योतिष तो मतलब ज्योतिष आपको सवेरे ही डरा देगा। ज्योतिष चलता था। और लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, लोगों ने खीरा, लौकी, ये सब खाना हुआ। कातिल केला, जो केला आप खा रहे हैं इसमें साइनाइड मिला हुआ है। आपने कहा बाप रे बाप, आज के बाद कुछ खाब, केला ना खाब। जान ले लेगी लौकी। साला लौकी की सब्जी कोई नहीं खाता है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने लौकी खाना शुरू की। लौकी जब खाना शुरू की तो मुझे उसकी इंग्लिश समझ में आई कि अच्छा, इंग्लिश में लौकी को ये कहते हैं। वो सब कुछ वो डराना शुरू किया। उस डराने के बाद जो मैंने आपको बताया कि नोटबंदी के बाद रेवेन्यू कम हुआ। जब रेवेन्यू कम हुआ तो क्या हुआ? बहुत जरूरी बात है ये। जब रेवेन्यू कम हुआ तो कॉस्ट कटिंग होती है, कॉस्ट कटिंग शुरू होती है। उस कॉस्ट कटिंग में होता क्या है, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा चैनल नहीं बचा होगा जिसने अपने यहां से कर्मचारियों को निकाला ना हो। बहुत सारे, जी, न्यूज 18, आज तक, एनडीटीवी, जो भी होंगे, सबने निकाला। एबीपी ने तो अपना एबीपी गंगा नाम का चैनल ही बंद कर दिया। ठीक है, अब इस कॉस्ट कटिंग का फर्क क्या पड़ता है? आपके पास पैसा बचाना, आपको तो आपने इतनी सैलरी बचा दी, हेड काउंट्स कम कर दिए। अब आप कैसे पैसा बचाएंगे? आप क्या करेंगे? खबरों पर रिपोर्टर, हम लोग जाते थे 2-2 महीना चुनाव कवर करने जाते थे। किसी भी एक खबर प्लान करते थे, 10 दिन बाद लौटते थे, ऐसा होता था। बाकी तो रोज खबरें अपने ही सेंटर से देते थे।
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक चीज उठाओ, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये मुद्दे उठाओ। एक स्टूडियो में एक एंकर बैठाते हैं, वो एंकर 4 अलग अलग लोगों से डिबेट करेगा। अब चैनल की पहचान क्या है? ये लोग कॉस्ट कटिंग का नतीजा है डिबेट। और डिबेट होते होते हो क्या गया, अब आप किसी रिपोर्टर को नहीं पहचानते होंगे, अब आप सिर्फ एंकर्स को पहचानते हैं। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि एंकर खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि एंकर का सिस्टम खत्म हो गया। एनडीटीवी स्टार्टेड दैट। एनडीटीवी का रिपोर्टर जब लाइव देता था, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, जब राइड लेता था उसके सामने एक कैमरामैन लगा होता था। ये तो आप देखते थे, कैमरामैन तो नहीं दिखता था, ये 2 लोग खड़े होते थे। कैमरामैन के पीछे एक कैमरा असिस्टेंट खड़ा होता था जो उसका ट्राइपॉड लेके चलता था। उसके पीछे उस कैमरे की जो लीड निकलती थी वो ओबी वैन में लगती थी। उस ओबी वैन में एक इंजीनियर होता था, उस इंजीनियर के साथ एक ओबी ड्राइवर होता था, ओबी का डीजल होता था। अब आइए रिपोर्टर की तरफ। ये रिपोर्टर खड़ा हुआ है, इस रिपोर्टर को रिफ्लेक्टर दिखाने वाला एक पियोन टाइप का एक आदमी, एक असिस्टेंट टाइप का आदमी रिफ्लेक्टर दिखा रहा होता है। पता लगा आपने 20 मिनट का लाइव लिया और इनकी सारी सैलरी मिला के हो गई कम से कम मिला के मेरे पास 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। ये लाइव का खर्चा था। आज क्या हो गया सर कॉस्ट कटिंग में? सारे रिकॉर्डिंग से नहीं, अब वो रिपोर्टर जो है वो एक स्टिक में कैमरा लगाता है, मोजो से रिपोर्टिंग करता है। वही इंजीनियर है, वही ड्राइवर है, वही असिस्टेंट है, वही रिपोर्टर है, वही कैमरामैन है, वही रिफ्लेक्टर दिखाने वाला है। ये कॉस्ट कटिंग हुई। उस कॉस्ट कटिंग में अब आ गए हम डिबेट पे। शाम 5 बजे दोपहर 3 बजे से डिबेट शुरू होती है। इन डिबेट में सब एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं, सब ठीक है, डेली सब एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं। गालियां गलौज सब कुछ हो चुका है। एंकर्स को लोग गालियां देने लगे, मारपीट हो चुकी है, बदतमीजी से सब कुछ हो चुका है। ये सब कुछ हो गया। तो जो तमाशा फील्ड में हो रहा था, जो तमाशा भूत चुड़ैल के साथ हो रहा था, वो तमाशा उठकर सड़क से अब स्टूडियो के अंदर आ गया है। आप समझ रहे हैं? वो तमाशा स्टूडियो के अंदर आ गया, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट कटिंग, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। सर एक तो चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैं देखता हूँ, जैसे आपने अभी बताया अभी कि काफ़ी सारे चैनल्स पे काफ़ी स्पेसिफिक पार्टीज़ की खबरें चलती हैं, दिखाई जाती हैं, जैसे मोदी को लेके या योगी को लेके। कोई चैनल्स होते हैं जिन पे कांग्रेस की खबरें चलती हैं, अलग अलग पार्टीज़ की। मेरा सीधा सवाल ये है कि दैट पार्टिकुलर चैनल्स पे पार्टिकुलर जो पार्टीज़ हैं, ये जो अपना नैरेटिव चलवाती हैं, आपने इसकी सच्चाई क्या है? मतलब ये सच है कि मतलब ऐसा होता ही है कि आप पैसे दे दो तो वो चैनल आपकी खबरें ही चलाता है, आपके लिए पॉजिटिव खबरें, नैरेटिव बना रहा है? क्योंकि अब ये चीज़ हो रही है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मैं एक चीज़ बहुत कॉमन नोट कर पा रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो मैं साइकोलॉजिकल उसको चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव, मास नैरेटिव बनाना है किसी चीज़ को लेके, लाइक आप रिलीजन कह लो या कुछ भी है। आपने इसको कैसे देखा है? मतलब ये चीज़ होती है न्यूज़ में, चैनल्स में, सच्चाई क्या है? दीवार फिल्म देखी है? नहीं सर। देख लो। कुली देखी है? हाँ कुली देखी है। कुली कौन सी, रजनीकांत वाली? नहीं सर, गोविंदा वाली। गोविंदा वाली। कुली नंबर 1 देखी आप? कुली नंबर 1 देखी। अमिताभ बच्चन के बाजू पे एक बिल्ला होता है, थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं सीक्वेंस वैसे हमें। उस पर लिखा होता है 786। दीवार में अमिताभ बच्चन की माँ हमेशा मंदिर जाती है, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं जाता। वो भगवान को नहीं मानता। वजह, उसने बचपन खराब गुजारा है, मंदिर नहीं जाता। शशि कपूर छोटा भाई है उसका, वो कहता है भाई माँ तुमको प्रसाद समझ के देती है, तुम मिठाई समझ के खा लिया करो भाई, है ना। वो अमिताभ बच्चन जो मंदिर नहीं जाता है, उस अमिताभ बच्चन की मौत गोली से तब होती है जब 786 नंबर का बिल्ला उसके हाथ से गिर जाता है। ठीक है, एक उदाहरण दिया है मैंने आपको।
रोमिला थापर को पढ़िए आप। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसने एक परसेप्शन बनाया है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसका फिल्मों ने परसेप्शन बनाया है। चाहे सरोज खान ने मैं हूं ना में सुनील शेट्टी को आतंकवादी तो बनाया हो, लेकिन हिंदू बनाया हो। ठीक है, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहा हूं। परसेप्शन एक होता है। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म आई थी, उसमें बदमाश अमजद खान था लेकिन मुसलमान था। वो आखिरी में जब रॉड अमिताभ बच्चन के पेट में डालता तो कहते या अल्लाह क्या गलती हो गई। ठीक है, ये हो गया एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, जैसे क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता। आतंक के नाम पर जब बात होती है तो हमारा भले ही बचपन का दोस्त हो मुबीन और मैं हूं मैकू, मैं कहूँगा पूरी की पूरी कौम ही ऐसी है। हम सिर्फ मुसलमानों की बात करने लगते हैं। आज बहुत सारी किताबें, बहुत सारी फिल्में, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या वो बंगाल फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन उन्होंने एक परसेप्शन बनाया कि मुसलमान ही हर चीज के लिए दोषी है। एक नैरेटिव आ गया है, आपको हिंदुस्तान से दिक्कत है, पाकिस्तान चले जाइए। मैंने दोनों बातें आपसे की हैं। उधर मुसलमानों का परसेप्शन बनाया गया, अब हिंदुओं का परसेप्शन बना रहा है। इंसान का परसेप्शन कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाता, कोई बिकेगा नहीं ना। अभी हम लोग ऑफ कैमरा बैठे हुए थे, आपने मुझसे कहा कि सर मैं कायदे का कंटेंट अगर देता हूं नंबर्स नहीं आते। राइट। और अगर मैं मसालेदार कंटेंट देता हूं तो नंबर्स आते हैं। तो प्रतीक क्या करेगा? कायदे का देगा या मसाले का देगा? मसाले का देगा, चैनल चलाना है। राइट। ठीक है, अकबर के नौरत्न थे, वो अकबर की बात करते थे। ठीक है, रामचरितमानस जब लिखी गई तब उस पूरे देश में कन्वर्जन पीक पर था। तब बनारस के एक घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। इस देश की बेस्ट स्टोरी है, इस देश का बेस्ट स्क्रीन प्ले है, इस देश का बेस्ट कैरेक्टर और विलेन है रावण और राम। ठीक है, ताकि जो हिंदू इस कन्वर्शन से घबरा रहे हैं उनको एक बल मिले। अब आप सोच रहे होंगे मैं इन सब बारे में क्यों बात कर रहा हूं? बिल्कुल यही सोच रहा हूं। अब आते हैं मीडिया पे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, क्योंकि अरसे तक रही, राइट, तो जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखा गया। मीडिया प्रो कांग्रेस भी लिखता था, दिखाता भी था। लेकिन इसी कांग्रेस रिजीम में जब इमरजेंसी लगाई गई तो इंडियन एक्सप्रेस को बैन कर दिया गया, लॉक लगा दिया गया। आंधी फिल्म संजीव कुमार की जो आई उस पर बैन लगाया गया क्योंकि इंदिरा गांधी की स्टोरी से सिमिलर होती थी वो। ठीक है, किशोर कुमार ने आकाशवाणी पर बैन लगा दिया गया क्योंकि किशोर कुमार ने संजय गांधी के कहने पे एक शो नहीं किया था या गाना नहीं गाया था, व्हाटएवर जो भी है, बैन लगाया गया। अब वक्त दूसरा है। अब वक्त ये करने का है, ये किया तो मास्टर हो, वो किया तो मास्टर हो। ठीक है, 2009 में जब ग्लोबल मंदी थी पूरे विश्व में, तब लगा कि सरकार कांग्रेस की गई, यूपीए गया। लेकिन ग्लोबल मंदी की वजह से लोगों को लगा मनमोहन सिंह द इकोनॉमिस्ट, राइट, द इकोनॉमिस्ट इस इकोनॉमी के स्लो डाउन से हमको बचा लेगा। कांग्रेस फिर रिपीट कर गई, यूपीए रिपीट कर गई। लेकिन 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी
जो गोधरा और गुजरात के दंगे वाला जो फेस लेकर सामने आए, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार पहली बार आजादी के बाद बिना एक मुस्लिम वोट के सरकार बनी केंद्र में। ठीक है, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। मेरे बॉस थे आशुतोष जी, जिनको आप देखते होंगे टीवी में, वो थे, और राजदीप सरदेसाई हमारे सुपर बॉस थे। हम लोग सब बैठे हुए थे, तो ये था कि बीजेपी कैसे आ रही है, तो सब लोग मिलके कुछ सीटें गिन रहे थे, लेकिन वो सीटें डबल डिजिट से थोड़ी ऊपर नीचे थी। 12-13 सीटें आनी है यूपी से। मैं बड़ी एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कहा था 72 से कम सीट यूपी में नहीं आनी चाहिए 80 में से। वजह, जब केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई तो हमारा न्यूज़ 18 जो था वो रसद भेज रहा था उत्तराखंड। वहां एक महिला भी कुछ सामान देने आई, तो मैंने उससे पूछा कि किसकी सरकार आ रही है, तो उसने कहा मोदी की। देखिए, मेरी बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा, वो मोदी नहीं जानती थी, लेकिन मोती उसको मालूम था। मेरे आजमगढ़ का एक स्ट्रिंगर था जो हिंदू था, आशुतोष नाम था उसका, उसने मुसलमान से शादी की थी। 3-4, 5 साल, 6 साल दोनों परिवार आपस में मिले नहीं। एक बच्ची पैदा हुई उनके, बच्ची बड़ी भी हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों परिवारों ने कहा चलो यार मिलते हैं, तो उस बच्ची की नानी और मामा सब लोग घर आए। अब 2 हिंदू मुस्लिम परिवार एक साथ, जो आपस में समधी थे, वो एक साथ बैठे थे। तो बिटिया का नाम भूल रहा हूं, शायद परी था या जो भी था। उसने कहा डांस दिखाओ परी। परी ने मेज पे खड़े होके, जो सेंट्रल टेबल थी उसमें मेज पे खड़े होके डांस किया। गाना जानते हैं कौन सा चल रहा था? अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी आने वाले हैं। मैंने ये 2 उदाहरण दिए कि जो मोदी का नाम नहीं जानती है महिला, गरीब भीख मांगने वाली, वो मोती जानती है। और एक बच्ची जिसको कुछ नहीं मालूम कौन कांग्रेस कौन मोदी, लेकिन वो उसको गाना यहां तक पहुंच चुका है, यानी संकेत था कि ऐसा होने वाला है। अब एक फर्क है, अब 2014 पे आ जाइए। 2014 से ठीक पहले गवर्नमेंट यूपीए की थी, कांग्रेस की थी, जो लंबे समय से सत्ता पे थी, लेकिन 2G, 3G, CWG, कोलगेट घोटाला, सारे घोटाले मीडिया ने खोल डाले पूरी तरीके से। फिर आई मोदी गवर्नमेंट। अब बताइए, 2014 से लेके आज 2025 पे बैठे हैं हम, 21 नवंबर 2025 पे। मुझे वो खबर बताइए जो किसी अखबार ने, किसी टेलीविजन ने, किसी डिजिटल मीडिया ने स्कूप निकाला हो। है कोई खबर? नहीं। क्यों नहीं है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हिम्मत नहीं है। हर बात सिर्फ रेवेन्यू पे नहीं होती है, हिम्मत नहीं है। तो जो तब था 786 का बिल्ला, जो तब था रोमिला थापर, ओके, जो तब थे राइटर्स, वो अब हो गए हैं। ये नाउ आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। वो एग्जांपल आपने क्यों दिए थे, ठीक है। वो अब है। अब कश्मीर फाइल है, अब नरेंद्र मोदी पे फिल्म है, अब नरेंद्र मोदी के सारे मास्टर स्ट्रोक्स हैं, अब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा हैं। ठीक है, इस पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। इसलिए वो मीडिया जो है, हम ठीक अकबर के उन नवरत्नों की तरह काम कर रहे हैं जो पहले उनके लिए करते थे, आज इनके लिए करते हैं। कल चेहरे बदल सकते हैं, तब और हो सकते थे, आज और हो सकते हैं। कहानी वही है, कहानी वही है। और आप सोचो कि सिर्फ रेवेन्यू की वजह से नहीं, रेगुलेशंस काम करते हैं। कृपया बाएं चलें। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो कागज चेक करने के लिए मोटरसाइकिल सिपाही ने रोकी। मेरे सामने एक LIC का बंदा था, जो क्लर्क होगा या जो भी होगा, उसकी मोटरसाइकिल भी स्कूटर रोकी उसने कहा कागज दिखाओ। तो उसने कहा ऐसे रोकते हो, डंडा दिखा के करते हो, वो करते हो। उसने कहा कागज दिखाओ।
उसने कागज दिखाया, उसने कागज फाड़ दिए। उसने कहा कागज दिखाओ, तो उसने कहा कागज आपने फाड़ दिए, हाँ ठीक है कागज दिखाओ। उसने कहा कागज मैंने आपको दिए, आपने सब फाड़ दिए, कागज दिखाओ भैया, पॉल्यूशन दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, थर्ड पार्टी क्यों है, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों नहीं है। जब आदमी देखने पे आता है ना तो सब देखता है, और जितना देखता है उतना डराता है। तो ये जो डर नाम की चीज है, इसका मेटामॉर्फोसिस जब होता है, मतलब जब इसकी खाल बदलती है, तो ये फेवरिज्म हो जाता है। वो फेवरिज्म है। बट आपको नहीं लगता ये चीज़ गलत है? क्योंकि ये तो एक तरीके की तानाशाही है थोड़ी सी, कि जो मैं चाहूँगा वैसे ही सब कुछ चलेगा, अगर मेरे कुछ अगेंस्ट होगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसीलिए मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 2-3-4 की, चुप रहते थे। देखिए साहब, इस देश में 3 खंबे हैं। विधायिका यानी पॉलिटिकल सिस्टम, संसद विधायक, कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी जो मशीन चलाती है सरकार को, न्यायपालिका, कोर्ट्स, एक चौथा खंबा है जो अनसीन है, दैट इज मीडिया। यस। मैं आपको अभी एक 100 रुपए का नोट दूंगा, आप उस नोट को रोशनी में ऐसे करके देखेंगे, अगर उसकी सिल्वर लाइन क्लियर है आप रख लेंगे, क्योंकि आपको किस नोट पर भरोसा नहीं है, लाइन पर आपको सिल्वर लाइन पे भरोसा है। तो वो सिल्वर लाइन तय करती है कि असली है या नकली, कि नकली है। मीडिया वही सिल्वर लाइन था जो ये बताता था कि इस समय असली क्या है और नकली क्या है। वो सिल्वर लाइन ने बताना बंद कर दिया, वो सिल्वर लाइन खुद ही उस नोट से गायब हो रही है। जब तक वो सिल्वर लाइन, आपके घर के सामने कूड़ा रोज उठ रहा है, इट्स नॉट अ न्यूज। आपके घर से पिछले 10 दिन से कूड़ा नहीं उठा, ये खबर है कि क्या कर रहा है नगर निगम, क्यों नहीं आ रहे हैं कूड़ा। ये रिपोर्टिंग है, यही दिखाना है हमको, यही दिखाना है। मैंने भी डिप्थीरिया के एक इंजेक्शन से बच्चे की 6 बच्चों की मौत हो गई थी, वहां से शुरू किया, करते 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 जब उसको पकड़ता चला गया, सिरे को लाते हुए 10,000 करोड़ का स्कैम था मायावती गवर्नमेंट में, जिसमें 3 सीएमओ मारे गए। डे लाइट हत्या थी केवल उस 10,000 करोड़ के घोटाले में। उसको खोलता चला गया, पुलिस ने मुझे उठा भी लिया, और रॉ ने मुझे, आईबी ने इनपुट दिया कि नेपाल में आईएसआई के लिए काम करने वाला परवेज टांडा, जो नकली करेंसी का काम करता था आईएसआई के लिए नेपाल में, उसको मेरी सुपारी दी गई है। अच्छा, ठीक है, यह बात अलग है कि 12 दिन बाद परवेज टांडा ही एक ऑपरेशन में मार दिया गया नेपाल में, अलग बात है। लेकिन हम करने तो यही आए थे ना, करने यही आए थे ना। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो हमने बुलंदशहर के दंगे खुल के दिखाए ना। उसके बाद जब कैंप में लगे बच्चों की मौत होने लगी, दिखाई ना। दुर्गा शक्ति नागपाल को, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे पर सरकार तो मुलायम सिंह और अनीता सिंह चला रही थी, दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किया गया बेवजह, खबर दिखाई ना। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, गोरखपुर में 60-64 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, खबर दिखाई, तुरंत प्रेशर, रोक दीजिए, हटा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। नहीं रोकी, नहीं जमता, नहीं लाना रेवेन्यू, नहीं होता काम, क्या कर सकता हूं, मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट होके काम मैं नौकरी छोड़ दूं यार। कह तो रहा हूं कि मेरे पास 5-6 साल की नौकरी बची है, मैं कहीं छोटे बड़े चैनल में, छोटे बड़े अखबार में काम कर सकता हूं। राइट, कुछ सैलरी आएगी, बिल्कुल। अरे लाखों मिलते थे, हजारों में मिलेगा, नौकरी तो कर ही सकता हूं ना। सच बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है सर मीडिया में? जो एक सिल्वर लाइन की बात की, वो सिल्वर लाइन किसी जर्नलिस्ट में बैकबोन होती है। उसके L5, L4 में अगर टूट जाने की क्षमता है कि वो टूट सकती है, तो वो खड़ा रहेगा मीडिया में बना रहेगा। मेरे में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जर्नलिस्ट ऐसे होंगे, कड़क है, तड़प है, दिक्कत है लोगों को काम करने से। क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम में नौकरी नहीं करेंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे? राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे की फीस महंगी हो चुकी, पढ़ाना प्राइवेट में ही है, कैसे देंगे? तो क्या वो नौकरी ना करें? उनको इस सिस्टम में आकर, सिस्टम ही तो सबसे खतरनाक चीज है, उनको इस सिस्टम में आकर नौकरी करनी है, सैलरी लेनी है। हम जब थे, हम लोग जब मीडिया में थे, तो अगर अखबार में मेरी सैलरी 100 रुपए थी तो टीवी में आते ही 2000 रुपए हो गई। समझ लिए क्या हाइक हुआ होगा। राइट। उस समय हम लोगों को ईयरली अप्रेजल में 25%, 30% की हाइक मिलती थी। आज की तारीख में 4%, 5%, बहुत बढ़ गया तो 10%, और एक हाइक और मिलती है आज की तारीख में। जानते हैं क्या? कोई पैसा नहीं बढ़ाएंगे, नौकरी तुम्हारी जारी रहेगी, यही तुम्हारी हाइक है। आदमी नौकरी करता है, बिल्कुल, उसको करनी पड़ेगी नौकरी। सिस्टम चला रहा है चीजों को। जो तब मोरे थे वो अब मोरे हैं, उनकी भी इच्छा है दौड़ा के खबर करने की। कुछ सिस्टमाइज हो चुके हैं, कुछ उसके साथ खड़े हो गए हैं, कुछ उसके साथ खड़े हो गए, बाकी नौकरी कर रहे हैं, बाकी नौकरी कर रहे हैं। है दिक्कत है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, उनके ओनर्स ही पार्टी में हैं, लीडर्स हैं, उनके ओनर्स ही पार्टी में लीडर हैं। आप जी की बात कर रहे थे, वो खुद ही बीजेपी में है। हाँ, सुभाष चंद्र, हाँ है, ही इज़ इन बीजेपी। हाँ। और अलग अलग न्यूज़ चैनल के जो ओनर्स हैं वो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। जब ओनर ही किसी पार्टी से है और फिर लोग कहते हैं कि ये एक तरफा खबरें चला रहे हैं, बट पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा वही है कि जैसे आपने बोला रैशनल न्यूज़ होनी चाहिए ना, जो दिक्कत है उस पर बात होनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने जो भी मुद्दा खड़ा करा था कि वोट चोरी हुआ है, मैं कह रहा हूँ गलत ही सही, बट उसको कवर तो करना चाहिए ना। एक अपोजिशन का इतना बड़ा लीडर अगर बोल रहा है कि वोट चोरी हुआ, तो उस बात को ही ख़त्म कर दिया। वो बात चली और कब वो ख़त्म हो गई ये पता ही नहीं चला। वी नेवर नो कि वो हुआ क्या उस बात का, बट इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, इट्स अ पॉइंट ऑफ कि भाई देश में ही कुछ गड़बड़ है। अगर इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, कोई कह रहा है, तो उस पर क्यों नहीं बात होती? दिस इज द पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो ये डीलिंग होती है सर कि दैट ये वाला भाई, अब जैसे मैं बीजेपी हूँ और आपका एक न्यूज़ चैनल है, तो ये डीलिंग मुझे करनी पड़ती है आपसे कि भाई अब आप मेरी खबर चलाओगे, इतना पैसा पकड़ो, और आपको मेरे लिए ही परसेप्शंस बनाने और नैरेटिव बिल्ड करना है मार्केट में जब तक मेरी सरकार है। प्ले और अंडर प्ले हो सकता है बस। अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात उठाई तो कहाँ देखी आपने? सोशल मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पे देखी थी बस, अखबारों में नहीं देखी। अंडर प्ले देखी होगी, टीवी में भी देखी होगी, अंडर प्ले देखी होगी। उस पर डिबेट्स भी होती हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं, आती है बात, पर प्ले, हाई प्ले और अंडर प्ले वाली बात है। अंडर प्ले हो जाती है। और मैं कहता हूं कि बिहार के इलेक्शन से पहले SIR का मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी ने अलग अलग बम फोड़े, तो वो खुद क्यों बाहर चले गए बाद में? उन्होंने उस मोमेंटम को बनाए क्यों नहीं रखा? मुझे यह बताइए। चलिए आते हैं दूसरी बात पे। यार गांधी जी के लिए कौन सा मीडिया था? उस जमाने में नहीं था। कौन सा मीडिया था गांधी जी के लिए? उस जमाने की बात छोड़ दिए, जमाना तो 1857 में भी अखबार निकलते थे, तब क्रांति हुई थी, गदर हुई थी। आपको ऐसा अपने आप को खड़ा कर लेना चाहिए कि खुद आप उठ जाएंगे। राइट, खुद बन जाएंगे। नहीं मीडिया दे रहा, अवॉइड मीडिया, अवॉइड मीडिया। जिस दिन जनता कहना शुरू कर देगी कि तुम हो, तुम हो, तुम हो, उस दिन किसी मीडिया की जरूरत नहीं होगी। और जिस दिन तुम हो जाओगे, मीडिया अपने आप आएगा। कि मीडिया तो कैप्चर हो चुका है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इस पर चला ही गया है। इसी पर रोज बहस हो रही है। अब इसके बाद जो चीज नहीं दिखाई जा रही है या जो अंडर प्ले की जा रही है, उसको आप प्ले करिए। अब आप देखते हैं, एक पहले डिबेट होती थी तो लोग आपस में बात करते थे, और बात जब करते थे तो तर्क से करते थे, तर्क से यूं खत्म कर दिया। ठीक है ना? अब क्या होता है, कौन कितना चिल्ला सकता है वही विनर है। और पार्टीज भी यही कर रही हैं।
चिल्लाने वाले, जोर से बोलने वाले, बदतमीजी करने वाले, उन्हीं को बेचते हैं वही लोग कर रहे हैं वहां पे, तो किसी भी हद तक। और फिर प्रतीक वही बात है यार, कंटेंट मसालेदार ही बिक रहा है, ऑडियंस तो को भी, मसालेदार बिक रहा है। ऑडियंस को भी सर यही चाहिए शाम को 4 बजे चाय के साथ। और यही ऑडियंस बाद में गाली देती है कि टीवी में कुछ नहीं रहा, टीवी में कुछ नहीं रहा। एक दिन बायकॉट कर दो ना पूरे मीडिया का, नहीं देखेंगे, जाओ। ऐसे कहता हूं, लोग कहते हैं अरे यार मिर्जापुर में बड़ी गालियां थी, अरे यार बड़ा खतरनाक था यार पाताल लोक, किल फिल्म आई उसमें तो स्लैशर दिखा दिया, बिल्कुल इसको काट दिया, गर्दन गिरी, ये खून निकला। मत देखो ना यार, सेंसर से पास होके कोई फिल्म आई है तो सरकार ने पास की है ना, फिर सर्टिफिकेशन अलग अलग हो सकता है। मत देखो मीडिया, मत देखो। तुम्हारी आदत है 6 घंटे बैठ के रील देखते हो, देखो। एक दिन वो हर 6 घंटे बाद आदमी सोचता है मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। या तो देखना बंद कर दो, या तो टीवी उठ के कहां चला गया है। यही टीवी की क्लिपिंग ही तो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो देख तो टीवी रहे हो ना आप, आपको मजा रहा। हाँ, अब आपको लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने तरीका निकाल लिया। तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया ने अपने आप को दरबारी बना लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मीडिया आज दरबारी हुआ है, पहले भी दरबारी था, पहले भी दरबारी था। सब चीजें हैं। जेएनयू एक अलग किस्म का आंदोलन था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मतलब कम्युनिस्ट पैदा किए जाते थे। ठीक, आज हम जेएनयू के एक साधारण से चुनाव की भी खबर बनाते हैं। बिल्कुल, अरे ये अध्यक्ष हो गया, ये महामंत्री हो गया, एबीवीपी का फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। कहां पहुंच गए हम यार, कहां पहुंच गए। अखबारों का एक एडिट पेज होता था, वो एडिट पेज अपने आप में बड़ी चीज होता था। तो मीडिया ने ये किया है और मीडिया एक तरफा हो गया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस सवाल को बार बार पूछना, अलग अलग तरीके से पूछना कोई मतलब नहीं है। जस्ट बैकआउट मीडिया इफ यू डोंट वांट, इफ यू डोंट वांट, जस्ट बैकआउट। उनके नंबर गिरेंगे, उनको सब कुछ होगा तो उनको समझ में आएगा। नंबर गिरी गया है ना, बिल्कुल, अब उनको समझ में आएगा, उनको समझने दो, आने दो। लेकिन साहब, निराशा पे चीजें खत्म नहीं होती। आज सोशल मीडिया अपने शैशव काल में हो सकता है, शैशव काल का मतलब अभी यंग हो रहा है, लेट इट बी मैच्योर। राइट, ये जिस दिन मैच्योर होगा, अपने आप इसका वेस्ट ट्रैश हो जाएगा और मेन कंटेंट आदमी देखना शुरू कर देगा। नॉन सीरियसनेस एक्चुअली सब जगह पे। इस देश में कौन सा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देता है? बताइए, कौन सा व्यक्ति है जो चाहता है वो गाली देता है? देता है। फिर कहते हैं कि इस देश में बोलने की क्या है, कौन सी आजादी, वो मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अरे प्रधानमंत्री गाली दे रहे हो, करो कि ऐसा नहीं ऐसा। मैं किसी एक तरफ की बात ही नहीं करता हूं एक्चुअली। तो ये मत कहो, ये भी तुम्हारा स्टूडिज्म है। हिपोक्रेट मत बचो, सब गाली भी दोगे और सब कहोगे कि यार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। उतना ही सच ये है कि मोदी जी सिर्फ भाषणों में ही क्यों बोलते हैं आके। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस साल में एक बार भी क्यों नहीं करते हैं? वो जरूरी है, बल्कि क्यों नहीं? सवाल नहीं लेने हैं सर, केवल जवाब देने हैं। मोनोलॉग करना है, मोनोलॉग करना है, चैट नहीं करनी है। ये दिक्कत है। तो सिस्टम दोनों तरफ से खराब हो गया है। इसलिए मीडिया ने बहुत खराब कर लिया अपने आप को, और उस पर ये ऑपरेशन सिंदूर और धर्मेंद्र की डेथ, ये सब चीजें और खराब करती है, लगातार खराब होते जा रहे हैं। एक्चुअली वो फिर धीरे धीरे परसेप्शन वहां से ही नीचे आ जाता है। अब जैसे एक लड़की पलकी शर्मा है, देखते हैं आप उसको? कभी देखा? ओहो, यू हैव मिस्ड समथिंग। पलकी शर्मा को आप देखिए, मेरे साथ वो सीएनएन में काम करती थी, बहुत जूनियर थी। क्या डेवलप किया उसने फॉरेन अफेयर्स में अपने आप को। निधि कुलपति थी जो अभी रिटायर हुई हैं एनडीटीवी से। खामोश, कूल और एक बेहतर तरीके से खबर बताने का जो तरीका होता है वो निधि कुलपति में था। ऋचा अनिरुद्ध को जानते हैं? नहीं जानते। ऋचा अनिरुद्ध का एक शो आता है बहुत समय से, जिंदगी लाइव, ये शो आता था। अब वो खुद अपने पॉडकास्ट करते हैं। शी इज द फर्स्ट पॉडकास्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ,
वो 2008-9 से कर रही हैं, 10 से कर रही हैं। ओके, जिंदगी लाइव करके आता था, पर वो टीवी पे आता था। ठीक। अब उन्होंने खुद शुरू कर रखा। मुस्कुराते हुए सहज भाव से किसी के अंदर का भाव, ओ आई गॉट हर, समझ गया, मुझे याद आ गया। ठीक है, उनके अंदर का भाव, उनके अंदर की पीड़ा, उनके अंदर का सच, उनके अंदर का साहस, वो ऋचा अनिरुद्ध कैसे बाहर निकाल के लाती हैं। वो बहुत पोलाइटली बात अरे करती है। बहुत, मतलब बहुत एडमायरेबल चीज है वो, एडमायरेबल। चीख चिल्लाहट के बीच में ये खामोशी, मुस्कुराहट, ये निधि कुलपति, ये पलकी शर्मा, स्मिता शर्मा, ये सब वो लोग हैं। कभी आप इनको देखिए तो आपको लगेगा क्या देखा। आजकल लोग पॉडकास्ट ज्यादा क्यों देखते हैं? क्योंकि डिबेट देखेंगे तो चीखा चिल्ली चल रही होगी। वो तो खुद ही 2 विंडो खोल देते हैं, वर्सेस कर देते हैं ना। पॉडकास्ट आदमी इसलिए करता है कि आप और मैं बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कशन, किसी भी टॉपिक, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है। आज तक का 3 ताल देखिए, देखा है कभी आपने? ओहो, आप देखते कम है। 3 ताल देखिए, आराम से बातें होती हैं, हंसते हंसते आप परेशान हो जाएंगे। केवल बात हो रही होती है। देखिए, मजा ना आए, पैसे वापस आए। जैसे सर आपने बहुत लंबा टाइम जर्नलिज्म में दिया है, तो जब आप सेंसिटिव खबर को कभी कवर करते हो, या कोई ऐसा इंसान की खबर आपने कवर करी है जो जिसके नाम से ही कुछ ना कुछ सेंसेशन हो सकती है, कभी आपको थ्रेट्स मिले? एक थ्रेट तो आपको अभी बताया था। नहीं, वैसे कभी कोई सीरियस थ्रेट मिला आपको? ये सीरियस थ्रेट था। आईएसआई के एजेंट को सुपारी दी गई थी मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैंने और मायावती की सरकार चली गई मेरी उस पूरी घोटाला खोलने पे। परवेश टांडा आईएसआई के लिए काम करता था, नेपाल में बैठा हुआ था भाई। उसने कहा था कि, और ट्रक से मारना था मुझे। मेरी टाइमिंग, मेरी रेकी सब होती थी, और मुझे ट्रक से मारना था। जैसे इसलिए क्योंकि आपने सच दिखाने की कोशिश करी? कोशिश नहीं की, सच दिखा दिया, पूरा दिखा दिया। 10,000 करोड़ बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, वो भी उस टाइम पे। उसमें उस घोटाले में 3 सीएमओ की डे लाइट, कुत्ता टहला रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, उनको मारा गया। एक जेल में काट के मार दिया गया। इतना बड़ा कांड था, वो थ्रेट था। बाकी थ्रेट तो छोटे मोटे तो रोज ही मिलते हैं। उससे बड़ा थ्रेट मुझे कोई नहीं मिला। नहीं, इससे बड़ा थ्रेट आई गेस मिल भी नहीं सकता है। इससे बड़ा थ्रेट तो बहुत सारे होते हैं। मैं आपको जैसे बता रहा हूं, एक लड़की थी फैजाबाद में, उसकी हत्या हो गई, लाश गायब हो गई। मुझे नहीं मालूम थी ये बात। मैं टहल रहा था समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, तो एक विधायक था, अयोध्या का मामला है। अयोध्या में एक जगह है मिल्कीपुर, वहां का एक बंदा विधायक था। उसने मुझसे कहा, भैया एक हाथ दिखा दो, ये बहुत परेशान है। क्या हो गया? बिटिया गायब है साहब इसकी। तो हमने पूछा, तो मुझे लगा अगर यार गुमशुदगी का मामला, एक छोटी सी खबर चला देंगे। तो हमने कहा कि FIR कराए हो? बोले हाँ कराए साहब। तो हमने कहा तो ठीक है, हम छोटी सी खबर दिखा देते, कर देते हैं मदद आपकी, जो पुलिस से भी कह देंगे। उसने कहा साहब मंत्री जी हमारी बिटिया का हत्या की है। अब एक आम आदमी कह रहा है, वो कैबिनेट मंत्री है, आनंद सेन नाम है उसका। उसके फादर थे मित्र सेन, जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके। उनकी भी फांसी राष्ट्रपति ने माफ की थी। मैंने उसको बैठाला लाइव पे, और बैठालते जब बात आगे बढ़ना शुरू हुई तो मायावती ने तत्काल उसका मंत्री पद से इस्तीफा लिया। मैं आगे पहुंचा, घर पहुंचा। उस लड़की के बहुत गरीब लोग थे, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर लोग थे। मिल्कीपुर में रहते होंगे, कैसा एक घर था, सब कुछ था। उसके कमरे में गया, बट अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी। तो उसकी डायरी खोली। उसकी डायरी में मोनिका लेविंस्की और बिल क्लिंटन का फोटो चिपका था, और उसमें लिखा हुआ था। उसकी डायरी में मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी का फोटो था, और उसके बारे में लिखा था। उसके अंदर अपना फोटो था और अरुण सेन का फोटो था। यानी शी वॉज इन लव विद हिम। उस प्यार में वो गर्भवती हो गई। लेकिन मधुमिता का जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो उसका गर्भ था, उसकी DNA रिपोर्ट में अमरमणि फंस गए। ये चीज मालूम थी, इसलिए उसका अबॉर्शन करा दिया गया। अब ये सारी चीजें मुझको मिल रही हैं। उस जमाने में BSNL फोन का डिटेल लेने में चंडीगढ़ बात करनी होती थी। मैंने चंडीगढ़ बात की
आनंद सेन और उस लड़की की रात में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात होती थी, रात में 3 बजे, सब कुछ मुझे मिल रहा है। मायावती ने उसको बर्खास्त भी किया, मुकदमा हत्या और अपहरण में तरमीम हो गया जो गुमशुदगी का था केवल। उसके बाद वो गाड़ी जिसमें उसको लाश फेंकी गई थी, वो सिपाही मिल गया मुझे जिसने मुझे बताया कि गाड़ी यहाँ रोकी थी। सब लोग पकड़ गए, लाश नहीं मिली। एक दिन मेरे एक छोटे से स्ट्रिंगर ने मुझे फोन किया कि साहब मल्लाह को वो लाश मिल गई है, बह गई थी, उसने घड़ी उतार लिए, अंगूठी उतार लिए, चेन उतार लिए और ये सब था उसके पास। तो उसके बाप ने जो निशानी बताई थी कि ऐसी घड़ी है, लॉकेट में ऐसा ऐसा, ये सब कुछ, वो सारी चीजें मिल गई। लाश मल्लाह ने बहने दी। तो दरोगा जी आए और दरोगा जी ने सारा सामान जब्त करने लगे। इसने मुझे फोन मिला दिया, हमने कहा अभी डीजीपी से बात करता हूं, रुको। तो दरोगा जी ने वो सारा सामान लिखत पढ़त में थाने में चढ़ा दिया। ये सारी चीज मुझे मिली, मैंने इसको भी दिखाया और लाश आज तक नहीं मिली। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे उस कैबिनेट मंत्री को जिसका बेटी का बाप मुझे नॉर्मली ऐसे मिला था, उसको उम्र कैद की सजा हुई। और उस पूरे मामलों में इतनी थ्रेट मिली है और वो बहुत दबंग फैमिली है। मैंने बताया ना कि उनके पिताजी से उनकी फांसी माफ हुई थी, आनंद सेन ने ये किया, उनके एक भाई पीपीएस थे, वो अभी योगी गवर्नमेंट ने बर्खास्त किया उनको। दबंग फैमिली थी। आई कैन इमेजिन किस लेवल के थ्रेट्स। और ऐसे मैं आपको 20 थ्रेट बता सकता हूँ। आप कैसे डील करते हो? जैसे आपको ये थ्रेट वेट मिलते हैं, अब देखो अकेला वो इंसान तो उसको उतना डर नहीं लगता, बट व्हेन यू हैव अ फैमिली तो बहुत एक कंसर्न होता है कि भाई चलो मैं तो कर जाऊंगा जो है, बट एक फैमिली हो। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते थे? क्या मतलब मोटिवेट करता था? क्या आपको फील करता था जो आप कर देते थे कि देखा जाएगा? एक विजुअल बताऊं? गाना चल रहा है, तू लगा ले लू जब लिपस्टिक, हिले ला आला डिस्ट्रिक्ट, चीला टाप लागे लो, ये डीजे पे बज रहा होता है। 25 साल का लड़का डांस कर रहा होता है, अचानक धड़धड़ा के गिरता है और मर जाता है। एक आदमी चुपचाप चला जा रहा होता है, गिरता है, मर जाता है। एक तो बजरंग बली बेचारे बने हुए थे, कहीं रामलीला में या कहीं गिरे और डेथ हो गई उनकी। स्कूल के फंक्शन में लोग डांस करते हैं, गिरते हैं, मर जाते हैं। क्या है फर्क? है कोई? पता चल रहा है कौन आदमी कैसे मर रहा है? नहीं। जब मैं अतीक मर्डर केस पर 52 डेज कैसे उसका मर्डर प्लान किया, जब इस पर काम कर रहा था, मुझे 20 लोगों ने मना किया कि अतीक मर्डर केस पे किताब मत लिखो। मैंने लिख दी। जब डांस करते करते लोग मरे जा रहे हैं, जब मौत का कोई भरोसा ही नहीं है, तो किसके लिए गारंटी लो? जो कर रहे हैं करते रहते हैं यार, कौन सी दिक्कत है? सर आपने क्या कमाल की बात कर दी, फिलॉसफी एट पीक हो गई ये तो बात। नहीं, मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, ये सच है। देखो सर, जो आप बता रहे हो ना, ये है बहुत सच, बट लोग इस सच्चाई से बहुत डरते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर मैं ये सच्चाई दिखा दूंगा, अगर मैं इस पे चलूंगा, तो ये सर्कमस्टेंसेस मुझे नहीं देखने। दैट्स वाई वो दूसरा रास्ता चूज कर। मैं आपके सामने बैठा हूं, राइट। क्या मैंने मोदी की बुराई नहीं की? करी। क्या योगी की बुराई नहीं की? करी। क्या योगी और मोदी की तारीफ नहीं की? करी। क्या मैंने अखिलेश यादव की बुराई की? क्या मैंने अखिलेश यादव की तारीफ नहीं की? करी। क्या मैंने मायावती की तारीफ नहीं की? क्या मायावती की सिर्फ बुराई की? यार एक्चुअली जानते हो टैगलाइन क्या है? टैगलाइन ये है कि जब आप सच बोल रहे होते हैं तो फंबल नहीं होता। बिल्कुल फंबल नहीं होता। अगर मैं ये नहीं करूं, डरावनी पिक्चरों में क्या होता है, जब आदमी डरावनी वाली हॉरर मूवी देख रहा होता है तो उसमें रात में एक आवाज आती है, फिर एक लड़की उठती है, वो टॉर्च लेती है और टॉर्च लेके बाहर की तरफ निकलती है, तो बगल में जो बैठे हैं आपके पिक्चर देख रहे होते हैं, अरे अकेले जाने की क्या जरूरत थी? कहते हैं ना, अगर वो लड़की अकेले नहीं जाएगी तो पिक्चर ही नहीं बनेगी ना। सिंपल, सही बात है, स्टोरी वही है। स्टोरी वही है। तो अगर मैं ये नहीं कर रहा होता, अगर मैंने किसी मित्र सेन, किसी शेखर तिवारी, किसी आनंद सेन या किसी उसका घोटाला नहीं खोला होता, या मैं सच नहीं बोल रहा होता, या मैं दोनों तरफ की प्लस और माइनस दोनों बातें नहीं कर रहा होता, मैं 786 में भी बोलूंगा और मैं भगवान के नाम पर लोगों को इमोशनल, क्या मुसलमानों का तुष्टिकरण हो रहा है, हिंदुओं का तुष्टिकरण हो रहा है? क्या नहीं हुआ? मुसलमानों का हुआ, अब हिंदुओं का हो रहा है। बिल्कुल। अगर मैं ये बात नहीं कर रहा होता तो क्यों प्रतीक उस तरफ से मुझसे बात कर रहे हैं? श्योर, राइट। तो सीधा सा काम है, अपना काम करो, अपनी बात करो,
पता नहीं घर में रहोगे तो रोड एक्सीडेंट में तो नहीं मरोगे, भूकंप से मर सकते हो। और बिना भूकंप, बिना ज्वालामुखी, बिना घर गिरे, बिना रोड एक्सीडेंट के, बिना गोली खाए, बिना ट्रक से कुचले डांस करते हुए मर जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम जो स्टेप कर रहे हो वो स्टेप तुमको मौत की तरफ ले जा रहा है। तो कोई भरोसा नहीं है बॉस। और उम्र कोई भी याद नहीं रही, 24 साल का भी मर रहा है, 74 साल का भी मर रहा है। बाकी देखा जाएगा। उसने अगर तय कर रखा है तो कोई मार नहीं सकता, और उसने अगर तय कर रखा है तो कोई बचा नहीं सकता। सीधी सी बात। There is a beautiful quote that world is a stage, show your magic. बस खत्म काम, खत्म काम। अच्छा सर, आपकी रिसर्च और जर्नलिज्म के बेस पर ये जो यूपी के गैंग्स हैं, इनका रियल वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करते हैं? लाइक आई वांट टू आस्क कि अब तो थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है। आपने जैसे बताया था, आपने एक जगह ये बोला, मैं उसको पढ़ पाया, कि आपने बोला कि दैट यूपी में चाहे क्राइम ख़त्म नहीं हुआ है, उसका चेंजेस हो गए हैं, अब अलग तरीके से होता है। तो ये यूपी में अभी भी गैंग्स जो काम करती हैं, कैसे करती हैं सर? देखो, गैंग्स के काम करने का कोई संविधान तो नहीं होता है, नहीं, उसकी कोई रूल बुक भी नहीं है। नहीं, एक आदमी उठेगा, वो तमंचा उठाएगा, किसी को मार देगा, जैसे अतीक, मुख्तार, ब्रजेश, रिजवान जहीर, ऐसे मैं 20 नाम ले सकता हूं। और ये सारे लोग माफिया थे। श्री प्रकाश शुक्ला इसको कवर अप करने के लिए खद्दर का कुर्ता पहनते हैं। खद्दर के कुर्ते के अंदर सब लाल है, उसको उससे कवर कर लेते हैं। पॉलिटिकल शेल्टर मिलता है, ठीक, उनके दम पर 5 सीटें और मिलती हैं, उनके दम पर और वोटर्स मिलते हैं, वो अपना कारोबार चलाते हैं। रही बात गैंग्स की, तो गैंग्स अब यूपी में थोड़े कम बचे हैं। अच्छा, अब यूपी में इक्का दुक्का है, अब कोई गैंग तो नहीं दिख रहा है। पंजाब की तरफ जाएंगे, वहां गैंग्स हैं। हाँ, वहाँ अभी भी है, काफी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। वहां गैंग्स हैं। वजह है क्यों? यूपी में आप किस चीज का काम कर लेंगे? जमीनों का काम था, माइनिंग का काम था, मेजर जो, ठीक। दूसरा, नोएडा एनसीआर जितना हिस्सा है, इसमें लैंड का बड़ा काम है, बड़ी बड़ी कंपनियों से उगाही का बड़ा काम है, और सबसे बड़ा काम है स्क्रैप का। स्क्रैप का। तो ये अब लोग इस वाले धंधे में है। इस वाले धंधे में अब थ्रेट से काम चलता है। टेंडर तुम नहीं डालोगे, हम डालेंगे। स्क्रैप तुम नहीं उठाओगे, हम उठाएंगे। और सिस्टम इनके संग हैंड इन ग्लव्स है। वो सिस्टम तय करता है कि ये वाला काम, अब ये वाला चक्कर नहीं है मिर्जापुर वाला कि जब वो कालीन भैया कहेंगे कि हमसे कट्टा बिकवाएंगे तो कट्टा बिकेगा तो क्राइम तो होगा ही होगा, है ना। अब क्राइम नहीं होगा, क्योंकि यूपी में हाफ इनकाउंटर भी होता है। एक फुल इनकाउंटर होता है, एक हाफ इनकाउंटर होता है। हाफ इनकाउंटर क्या होता है? घुटने पे गोली मार के छोड़ देते हैं, ना। तो लंगड़ा हो गया, पता लगा जिंदगी भर सिल्वेस्टर स्टोलन की तरह बदमाश बने हुए थे, अचानक पट्ट से एक गोली पड़ी घुटने में, तो अपने आप उनका साइज कम हो जाता है। जब आदमी यूं चलता है तो रंगबाजी बोलती है, औरा बोलता है, और जब आदमी ऐसे ऐसे करके चलना शुरू करता है तो 30% यूपी हैंडलूम की छूट टॉवेल पे ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस खत्म करने जैसी बात है। और यूपी में माफियाज़म तो कम हुआ है, ग्राउंड रियलिटी में कम हुआ, ग्राउंड रियलिटी में कम हुआ है, ग्राउंड रियलिटी में कम हुआ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक लड़का गली से निकलेगा, उसने लड़की का दुपट्टा अगर खींच दिया तो मान के चलिए 2-3 दिन अगर लग गए तो लग गए, वरना उसका घुटना तो गया है। एक लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ मेट्रो स्टेशन पे बलात्कार कर दिया, उठा के सामने से, उसका सीसीटीवी फुटेज भी था। चले गए। फिर वही बात है मैसेज की, मैसेजिंग है तो खत्म है, तो फिर दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर की बेस्ट सिचुएशन क्या होती है? एक लड़की चली जा रही है, हम बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं वहां बहुत सारे फिल्मी और टीवी कलाकार भी रहते हैं।
मैं अगर रात में 3 बजे कहीं से आता हूं तो मुझे लगता है मेरे एक फ्लैट से एक लड़की शॉर्ट्स पहन के, क्योंकि उसको शायद उसी कपड़ों में जाके शूट करना होगा, शॉर्ट कपड़ों में आती है, अपना एक अटैची ले जा रही होती है क्योंकि उसको कपड़े वहां बदलने होंगे, ऑटो रोकती है या ओला आती है, वो उस पर बैठती है और चल देती है। दिल्ली में लड़कियां अभी भी खतरे में दिखती हैं, उनको यहां बसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी कम हो गई। तो डर आया है? डर आया। अब डर तो आएगा, इतने एनकाउंटर्स हो चुके हैं, इतने हाफ एनकाउंटर्स हो चुके हैं, इतने माफिया मर चुके हैं, डर तो आएगा ही आएगा। कि जब बड़े बड़े निपटा दिए गए तो हाँ, और क्या? किस खेत की मूली। तो ये तो काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसमें कोई नहीं। अच्छा, जैसे आपने कभी इस चीज को पता कर पाए, जैसे इनमें रिक्रूटमेंट कैसे होती है? जैसे ये गैंग्स हैं, कैसे ये रिक्रूट करते हैं लोगों को? मतलब ये भी तो ढूंढते हैं ना। अब इनके पास कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसमें बहुत सारे शूटर्स हैं, एक से एक शूटर है। ये शूटर आए कहाँ से इनको ये शूटर मिल जा रहे हैं जो पुलिस वालों को नहीं मिल पा रहे, इनको मिल जा रहे हैं? अब एक हट्टा कट्टा आदमी है, वो कुछ नहीं चुनता है, वो एक रेड लाइट चुनता है। बाबू, उसको भिखारी बनना है, ठीक है। एक बंदा है जिसको लिखना पसंद है, वो नौकरी छोड़ता है, किताबें और फिल्में लिखने लगता है, या बॉम्बे चला जाता है कि उसको शाहरुख खान बनना है तो शाहरुख खान बन जाता है जाके। तो इसकी कोई ट्रेनिंग या कोई संस्थान नहीं है जहां से वो ट्रेनिंग लेके आता। डिग्री नहीं की होगी तो एंट्री नहीं देंगे। बॉर्न है वो आदमी, अंदर का कीड़ा है, कट्टे में मजा आ रहा है, मन है किसी को गोली मार के पैसा कमाने का। मेरे ताऊ जी थे, राम प्रसाद त्रिपाठी उनका नाम था। वो कानपुर के लोकल उसमें थे, लोकल बॉडीज में नेता थे वहां के। तो 2 एसोसिएशन में झगड़ा था, मेरे ताऊ जी को 4 गोली मार के वहीं नगर निगम में मार दिया गया था। जब मुझे खबर लगी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल से भागा। कानपुर में एक जगह फजलगंज है, वहां उसने एक आदमी ने मुझे हाथ दिखाया, लड़के ने। उसने कहा कि आप उधर जा रहे हो तो चले आई। तो मैं बैठा ले रहा था अमूमन, तो मैं बैठा लिया, चला जा रहा था। तो बोला कि और भाई साहब कहाँ रहते? कह रहे यूं ही पूछ रहा था। तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, मुझसे बात मत करो, मेरे ताऊ जी की हत्या हो गई, मैं वहां जा रहा हूँ। तो उसने कहा भैया 500 रुपये में आपका काम कर देंगे। मैंने क्या काम कर दोगे? बोले जिसने मारा हम उसको मार देंगे 500 रुपये में। है सर। अब आप पूछेंगे कि चोर चोर क्यों बनता है, फिर आप पूछेंगे कि नेता और अफसर घोटाले क्यों करते हैं, उसकी ट्रेनिंग कहां मिलती है। फिर आप पूछेंगे कि अरे यार गांधी जी ने देश को आजाद कराने का जिम्मा काहे उठा लिया, क्या कीड़ा था उनके अंदर। ये सारे कीड़े अपने अपने हिसाब से सबके अंदर होते हैं। उसको कट्टे से प्यार है, उसको तमंचे से प्यार है, उसको AK-47 उसको बनना ही वही है। अरे आतंकवादी कैसे बनता है? पहले रेडिकलाइज होता है, इंटरनेट पे देखता है, अरे यार हमारी कौम के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या करना है? कौम को बचाना है। माइंड वॉश हो गया, ब्रेन वॉश खत्म। क्या करना है उसके लिए? अरे किसी को मार देने से ज्यादा बड़ा काम वो कर रहा था, खुद ही को मार लेता है, अपने ही बम बांध के बटन दबा लेता है, खुद के चिथड़े उड़ने ही उड़ने, बाकी को मार देगा। तो आतंकवादी कैसे बनता है? माइंडसेट है उसका, माइंडसेट वैसा होगा। भर्ती नहीं होती है बॉस। ऐसा है जैसे आप भी बैठे हो, आपकी नजर रहती है ना कि फला आदमी यार पॉडकास्ट करने लायक है, कैसे पहचानते हो उसको? देखकर, बातचीत से। अपना विजन है ना, राइट। ऐसे ही जो बड़े लोग हैं, यानी बड़े गुंडे हैं, बड़े माफिया हैं, बड़े डॉन हैं, ये छोटे छोटे लड़कों के अंदर देखते हैं इस चीज को कि किसमें कितना जिगरा है, कौन कहां तक जा सकता है। जो फिल्मों में दिखाते हैं बिल्कुल करेक्ट। अतीक चांद बाबा सबसे बड़े रंगबाज थे, उनका ड्राइवर था, और चांद बाबा को मार के डॉन हो गया। और अतीक को किसने मारा? वो बुंदेलखंड के लड़के ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था, उसने डॉन को मार के सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना था उसके अंदर। तो जो कीड़े हैं ना, ये किसी बेगौन स्प्रे से नहीं मरते, ये किसी कछुआ छाप अगरबत्ती से नहीं मरते, वो एक अंदर ये से किसी है। मच्छरदानी से भी नहीं बचते। ये कीड़े आपको आपकी तरफ ले जाते हैं। मतलब उसका सही बात है, आपने बताया कि इसका कोई प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इसका। वो नदी का खुद ही समुद्र में जाके मिल हाँ, जाना है। राम है तो रावण है, और रावण है तो उसमें वहां विभीषण भी है। सब तरफ सब कुछ है, कुछ ना कुछ है। आपकी जर्नी में अभी तक
आपको क्या लगा कि कौन सी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा करप्ट लगी आपको गुंडागर्दी में, जिसने सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा दिया? कौन सी पार्टी आपको लगी जिसने सबसे ज़्यादा कर्मकांड बढ़ाने में सहयोग कर दिया इन लोगों का, जिसकी वजह से आज ये परिस्थितियाँ बनी, वही सब करना पड़ा? सभी पार्टी ने। कोई एक स्पेसिफिक पार्टी जो आपको लगती हो जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया हो? भाई कांग्रेस के दौर में तंदूर कांड हुआ, कांग्रेस का ही नेता तो था, उसने अपनी बीवी को तंदूर में जला के मार डाला। कांग्रेस के ही समय में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर थे जिन्होंने 84 के दंगे में दिल्ली में ऐसी तैसी कर डाली, सरदारों को टायर पहना पहना के मारा। राइट, हुआ ना। मुलायम सिंह के समय में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग पनपे, माफियाज़म को जगह दी गई। फूलन देवी डकैत को टिकट दिया उन्होंने। मायावती ने मुख्तार अंसारी के बीवी को टिकट दिया, और मायावती ने रिजवान जहीर को कांग्रेस ने टिकट दिया। ब्रजेश सिंह कौन? ब्रजेश सिंह नहीं होते तो मुख्तार अंसारी नहीं होते, मुख्तार अंसारी नहीं होते तो ब्रजेश सिंह नहीं होते। दो अलग माफिया हैं पूर्वांचल के। राइट। ब्रजेश सिंह को एमएलसी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कौन सी पार्टी अछूती है? राइट, कोई दूध का धुला नहीं है। कोई दूध का धुला नहीं है। सबने इस चीज को आगे बढ़ाया है। अब सब मजबूर है। क्यों? अब जेन ज़ी आ गई है, उसको इन सब चीजों से बहुत मतलब नहीं है। वो माफियाज़म बहुत देखना नहीं, डराने वाला काम नहीं है। अब वो थार चलाती, खुद गुंडा है। राइट। वो पब में जाती है, वो डिस्को में जाती है, वो अलग लेवल के शॉट्स लगाती है, वो उसका अलग मसला है। वो अब ये गुंडे बदमाश नहीं बने। मुझसे बताओ क्या कर रहे हो? वो अकेली खड़ी हो जाएगी और आपसे बहस करने लगेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कोई दल नहीं है, लालू यादव हो, चाहे उधर येदियुरप्पा हो, चाहे ये सब जितने हैं, करप्शन अपने अपने लेवल का, चाहे माइनिंग का हो, चाहे झुनका भाकर घोटाले का हो महाराष्ट्र में, चाहे शरद पवार और अजीत पवार के पानी वाला जो स्कैम हुआ था, वो सबने तो किया है। कौन अछूता है उससे? बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के तो अध्यक्ष थे, 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिए गए थे ना। हुआ ना ऐसा? हमारे यूपी में कई लोग इस तरीके से गड़बड़ करते पकड़े गए। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था ये चीज़, क्योंकि है तो ये सब पॉलिटिकली रीजन की वजह से ये गैंग्स, ये गुंडे लोग बनते हैं। इनको सहारा तो पॉलिटिकली मिलता है, बढ़ावा जो सपोर्ट है, सारी चीजें, संरक्षण, शेल्टर तो उनको उसी के थ्रू मिलता है। हाँ, मिलता है। वरना इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो पाएगी कि प्रशासन के थ्रू प्रशासन पर आक्रमण करें, या ये इतनी पावर तो नहीं मिलती। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कौन सी दो राय है इसमें? क्या रिलेशनशिप होता है इनका आपस में? क्या म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं कि भाई सपोज मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, सामने वाला गुंडा है, तो मैं उसको अगर बचा रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या मदद करता है? वोट्स में, किस चीज़ में वो मेरी हेल्प कर रहा है जिसके लिए मैं उसको बचा रहा हूँ, वो क्राइम कर रहा है मेरे लिए? दबंग हो रहा। जब वो अपनी सीट पे लड़ता है तो आसपास की 4-5 सीटें और लाता है, धमकियां जाती हैं, है ना, वोट नहीं दोगे तो ठोक देंगे, तो और सीटें लाता है, और चीजें लाता है। ये सब सिस्टम होता है। बिना, दोनों का बहुत शुद्ध हिंदी भाषा में चोली दामन का साथ है, रक्त मांस का साथ है। ये होता है, ये किया जाता है, इनको तरजीह दी जाती है। सरकारें आने और जाने पर माफियाओं के भी आने और जाने का काम होता है। राइट। इरा आता है, हर चीज का एरा आता है इनका, एरा आता है। क्योंकि उस टाइम पे जैसे ये अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जितने भी रहे, बट आज हम देखते हैं नए नाम उभर रहे हैं चैनलों पे। अब बच्चा जानने लगा है धीरे धीरे, लॉरेंस, और भी कई सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं टीवी वगैरह पे। नीरज भवाना है दिल्ली में, ये सारे लोग हैं। बट ये लोग एग्जिस्ट इसलिए ही करते हैं, और क्राइम भी शायद इसलिए ही कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल संरक्षण इनके ऊपर है। देखिए, संरक्षण कौन देगा? ग्राउंड पर पुलिस देगी। और पुलिस क्यों देगी? जब उसको इंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल होगा तब देगी। तो सिस्टम, सरकार होती क्यों है? कोई प्रदेश, कोई देश चलाने के लिए। तो चलाएगा कौन? सरकार। सरकार की विल पावर होगी तो कश्मीर से धारा भी हट जाएगी।
सरकार की विल पावर होगी तो 3 तलाक का बिल भी आएगा। सरकार की विल होगी तो पोटा लगेगा, पोटा हटेगा। सरकार की विल ही सब जगह काम करती है। सरकार की विल थी, थ्रू सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर आखिरकार बन ही गया। बिल्कुल ठीक बन है। गया। सरकार की विल है, इसलिए अब तक संभल में 73 तीर्थ ढूंढे जा चुके हैं। सरकार की विल है, ठीक है ना। कहते ना कि विल होना जरूरी है, दम खम होना जरूरी है कि नहीं ये करना है तो करेंगे। उस पे चॉइसेस भी हैं कि कहाँ पे वो दमखम लगाना है। काशीराम ने आंदोलन चलाया दलित का पंजाब से, मायावती ने उसमें पॉलिटिकल पुट लाई, पैसा लाई। जैसे सर ये गैंग्स हैं, इनके पास ये हथियार वगैरह या फिर ये पैसे वगैरह आते कहाँ से? मतलब व्हाट दे डू, हथियार इनके पास कहाँ से आ रहे हैं? अब जैसे सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी थी, वो कोई रशियन राइफल थी। आई थिंक अतीक अहमद कोई गोली मारी थी तो वो कोई जिगाना पिस्टल आती है उससे मारी थी। ये हमारी पुलिस वालों के पास तो होती नहीं, ये इनके पास आती कहाँ से? इनका सोर्स क्या है? हत्या के पहले क्या शब्द लगता है जब ये गुंडे मारते हैं? तो सुपारी, 1 पैसा, टेंडर में पैसा, माइनिंग में पैसा, स्क्रैप में पैसा, जमीन का पैसा। अभी आपके पास एक आदमी आए और बोले बंद करो पॉडकास्ट, आज के बाद यहां पॉडकास्ट नहीं होगा। कौन हो भैया? लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूं मैं। अगले दिन से नहीं करोगे यहां। ठीक, अगले दिन से किसका होगा? जिसको वो चाहेगा। क्यों होगा? वो पैसा दे रहा होगा। बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड था, क्या करता था? अपहरण, फिरौती, फिल्म वालों से वसूली कि 10 करोड़ की पिक्चर बन रही तो 1 करोड़ मेरे को ही दो। यहां से पैसा आता है। और बड़ी सीधी सी बात है, अपराध की कोई विद्यापीठ नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है कि एक आदमी खड़ा होकर सवेरे बताता होगा कहां से कबूतर और कहां से खरगोश। ये नहीं बताता। आप जब पॉडकास्ट शुरू किया होगा, जब आपको मालूम नहीं होगा, तब आपने सोचा होगा ये माइक कहां से आता है, ये लाइट्स कहां मिलती हैं, कुर्सियां मुझे कैसी लगानी है, स्टूडियो कैसा बनाना है। क्यों? कैसे मालूम? जहां से चाहा वहां से मिला लिया। पैसा था, पापा को हो या खुद का अर्न किया हो या बिजनेस फैमिली हो, जैसी हो, आपने पैसा लाए और वो इक्विपमेंट खरीदे। उनका माइक क्या है? उनका सोफा कौन सा है? हथियार है। उनका कमाई का तरीका क्या है? आप समझ रहे मेरी बात? तो मान लीजिए जैसे पंजाब में ड्रग्स का धंधा है, अब उस ड्रग्स के धंधे को चलाने का एक एपेक्स होता होगा ना। बिल्कुल। तो ड्रग्स का धंधा कौन चलाएगा? अरे चलिए फिल्मों का उदाहरण दे दूं, तो इधर साउथ बॉम्बे देख ले, मैं इधर कांदीवली विरार देखूंगा, तेरा इलाका आज से ये। ठीक है ना, ये तरीका है। वहां की वसूली सारी अपनी, वहां का धंधा सारा अपना। मेन डर और धमकाने से ही वो सब चीजें चलती हैं। पैसा आ गई, उनको उनकी जरूरत है। हम पत्रकारिता करेंगे तो हमारी जरूरत कंप्यूटर है, राइट, कीबोर्ड है, कागज पे लिखेंगे तो पेन है, पॉडकास्ट करेंगे तो माइक है, कैमरा है, टीवी खोलेंगे तो स्टूडियो है। हम वो इक्विपमेंट खरीदेंगे, उनके वो इक्विपमेंट से पैसा उनको इस जगहों से आता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नॉर्थ साइड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, माफिया कल्चर, गैंग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर पूरी ये नॉर्थ बेल्ट को देखा जाए तो आप किसे मानते हैं सबसे बड़ा गैंगस्टर जो अभी तक है, अभी करंट में? किसी को आप मानते हो कि हाँ भाई इसका दबदबा आज तक कायम है? आज तक? आज तक से मतलब तो अभी तो लॉरेंस बिश्नोई है। मतलब जब से भी शुरू हुआ है तब से लॉरेंस बिश्नोई है, क्योंकि बाकी तो सब साफ ही हो गए। और आज तक का आपके हिसाब से कोई सबसे ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल रहा हो जिसको आपको नॉर्थ का जिसको आपको लगा हो देख के कि भाई इससे ज्यादा आप कुछ, कोई बड़ा अपराध अब कोई कर नहीं पाएगा, बहुत कर दिया इसने, अति मचा दी? नॉर्थ में जिसने अति मचा दी हो, जिसने बड़े बड़े बाबा सिद्दीकी को भी मरवा दिया हो, सलमान खान को भी धमकी डेला, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई है। मतलब अभी तक कोई इतना बड़ा नहीं हुआ? बताइए बताइए। हमारे यूपी देखेंगे तो अतीक था, मुख्तार था, फूलन देवी थी, ददुआ था, 35 साल राज किया उसने।
हमारे तरफ ऐसे लोग थे। नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, पंजाब को इसमें शामिल करेंगे तो फिलहाल तो ही इज द अभी तो है ही। आपने कहा ना अभी तक हो, तो जब से शुरू हुआ तब तक तो अभी तक है वो। यूएस से भाई पकड़ा जा रहा है, कनाडा में गोल्डी बराड बैठा हो, जरा समझिए कहाँ तक है। बहुत दूर तक कनेक्शंस हैं। त्रिपाठी जी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, बट थोड़ी टाइम की कमी की वजह से मैं चाहूँगा हम सेकंड पार्ट निकालेंगे इसका ज़रूर। इसी पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट हम ज़रूर निकालेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना है आपने, तभी सर अगली बार सर को कैच कर पाऊंगा, वरना सर नहीं आते हाथ में। नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा और सेकेंड पार्ट बनाते हैं हम लोग, गैंग्स ऑफ वसेपुर और बाहुबली की तरह। बिल्कुल, अगला पार्ट ज़रूर आएगा जल्दी। एंड थैंक यू सो मच सर, जो भी आपने टाइम दिया, जो भी आपने अभी तक बताया समझाया, और मुझे जो चीज़ पसंद आती है दैट रैशनलिज्म, आपने बेबाकी से जो उत्तर दिए ना, मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। एंड अगला एपिसोड हम ज़रूर जनता के लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन द प्रतीक शो। थैंक्स प्रतीक, थैंक्स, आवर प्लेजर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का अनबायस्ड पॉडकास्ट, जिसमें हमने बहुत अनबायस्ड होके हर मुद्दों के ऊपर बात करी है जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या फिर क्राइम सीन क्यों ना हो, क्रिमिनल्स क्यों ना हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और इसका पार्ट 2 मुझे बनाना चाहिए सर के साथ दोबारा या नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं किसी अगले पॉडकास्ट में। टिल द टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम।